नॉन फ्रेंड्स, हम अपने फर्स्ट चैप्टर पे आए हुए हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर। और हमने स्टार्ट किया था कुछ, और हमने कुछ और कोचिज़ पढ़े थे कि भाई किस प्रकार के हालात थे। जैसे हमने लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि जो आउटब्रेक हुआ था रेवोल्यूशन का, जो असेंबली के अंदर बुलाए गए थे 300 प्रथम और सेकंड से बुलाए गए थे, और 600 थर्ड स्टेट से बुलाए गए थे। तो जिस प्रकार की जो मांग थी उनकी, वो सिंगल वोट चाहे थे, तो वो वहाँ से उनको मना कर दिया गया था और उन्होंने उनको छोड़कर वो भाग गए थे। हम आज आगे की तरफ देखते भी। While the National Assembly was busy at our side drafting a constitution, the rest of the France seethed with turmoil. A severe winter had meant a bad harvest. The price of bread rose. Often baker exploited the situation and hoarded supplies. After spending hours in the long queues in the bakery, crowd of the angry women stormed into the queues in the bakery. Crowd of the angry women stormed into the shops. At the same time, the king ordered troops to move into the Paris. On 14 July, the agitated crowd stormed and destroyed the Bastilles. उसके बाद जब हमने बात की कि जो इन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित किया था, जो थर्ड स्टेट के जो लोग थे, उसके बाद है कि वो वर्साई के अंदर क्या कि अपना जो संविधान था उसके प्रारूप को तैयार करने में लगे हुए थे। लेकिन इसी समय जो पूरा का पूरा जो है फ्रांस था, उसके अंदर भारी उथल पुथल थी, या आप कह सकते हैं वो आंदोलन वहाँ पर भी हो रहे थे अभी भी। तो इसी समय क्या हुआ, एक जो है विंटर सीज़न था वो बहुत ही रोस्ट रहा, बहुत ही ख़राब रहा, बैड हार्वेस्ट रहा, जिसके अंदर अब फसल ख़राब हुई। जैसे हमने पहले ही बात की, जैसे फसल ख़राब होती थी तो उससे क्या जो कीमतें और भी ज़्यादा बढ़ जाती थी, तो ब्रेड की जो कीमतें वो बढ़ी। और इस चीज़ का जो फ़ायदा है जो बेकरी वाले थे उन्होंने बहुत उठाया। तो उन्होंने क्या कर लिया, जो सप्लाईज़ थी उस सप्लाईज़ को रोक लिया, यानी कि जमा रखना शुरू कर दिया। जो कीमतें थी और भी ज़्यादा बढ़ गई भी बहुत तीव्र गति से। उसके बाद है कि भी जो है औरतें क्या करती थी, इनको लाइन में लगना पड़ता था और लाइन में घंटों इंतज़ार करना पड़ता था। तो काफ़ी जो औरतें थी जो है वो गुस्सा हो गई और उन्होंने जो शॉप्स थी उनके ऊपर जो है आक्रमण कर दिया भाई। ठीक है, इसी समय जो है राजा ने आदेश दिया कि भी जो है सेना को कहाँ पर, पेरिस को में भेज दिया गया। और उसी वजह से हमने बात की थी, जो हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ था कि जो 14 जुलाई 1789 को क्या है, बास्तिल शहर के ऊपर जो है लोगों ने क्या कर दिया गया था, वहाँ पर हमला बोल दिया गया था भाई। In the countryside, rumors spreads from the villages to villages that the lords of the manor had hired bands of the brigands who were on their way to destroy the ripe rose. उसके बाद जो कंट्री साइड का इलाका था, यानी कि जो देहात थे, गांव थे, उन क्षेत्रों के अंदर एक न्यूमेरियस फैल गया। न्यूमेरियस का मतलब होता है अफवाहें फैल गई थी, जिसमें माना गया था कि जो है जो जागीर मालिकों ने क्या कि भी भाड़े पर लठ वाले जो लुटेरों को बुला लिया गया और वो क्या आपकी फसल को क्या करेंगे, ख़राब करेंगे। Caught in the frenzy of fear, peasants in the several districts seized hoes and pitchforks and attacked chateuks. They looted, hoarded grain and burned down documents containing record of manorial dues. A large number of nobles fled from their homes. Many of them migrated to the neighboring countries. उसके बाद बहुत सारे जो ज़िले थे उनके अंदर जो है भय हो गया किसानों के अंदर। तो किसान भय से जो डर गए थे किसान, तो उन्होंने क्या किया कि जो वहाँ पर हुई थी, या पिचफोक थे, कुदाले और बेलचों की बात करेंगे, तो उन्होंने क्या किया, उनसे क्या कि उन्होंने किलों के ऊपर आक्रमण करना शुरू कर दिया भाई। ठीक है, उसके बाद जो फूड ग्रेन्स के जो क्षेत्र थे उनको लूट लिया गया उनके द्वारा। और जो है जो डॉक्यूमेंट्स थे जिसके अंदर क्या है, जो ये मतलब लगान कितनी किसको देनी है, तो वो दस्तावेज़ थे, तो उन दस्तावेज़ों को उनके द्वारा जला दिया गया। तो बेचारे जो कुलीन वर्ग थे तो वो इस बात से डर गए और डरते हुए वहाँ से भाग खड़े हुए वहाँ पर। और बहुत सारे तो क्या हुआ, उन्होंने देश ही छोड़ दिया और वो दूसरे देशों में जाकर बस गए भाई। Faced with the power of the revolting subject, Louis XVI finally accorded recognize to the National Assembly and accepted the principle that his power would be now on be checked by the Constitution. अभी इतनी जो बुरे हालात थे, तो इन बुरे हालातों को देखकर क्या है, लुई 16 को फाइनली उसको मानना पड़ा कि जो पावर है उसकी जो है पावर को चेक किया जाएगा, यानी कि रोक लगा दी जाएगी। किसके द्वारा, जो हमने बात की कि जो नेशनल असेंबली क्रिएट होगी, तो नेशनल असेंबली के द्वारा क्या है उसके ऊपर रोक लगा दी गई। तो उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया। ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789 द असेंबली पास्ड ए डिक्रीज एबोलिशन द फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस. Member of the clergy who were forced to give up their privileges
tithes were abolished and the land owned by the church was confiscated. As a result, the government acquired access to at least 2 बिलियन livre. उसके बाद क्या हुआ कि 4 अगस्त जो है 1789 को असेंबली ने जो कर थे, कर्तव्य थे और बंधनों से जो सामंती व्यवस्था थी उसको क्या कर दिया गया, उसको उन्मूलन यानी कि ख़त्म करने के लिए एक सिस्टम क्रिएट किया गया। ठीक है। उसके बाद जो पादरी वर्ग के जो लोग थे उनको बोला गया कि जो आपके पास ये जो विशेष अधिकार दिए गए इनको छोड़ दिया जाए, या फिर जो टाइट्स था, धार्मिक कर था, उसको भी ख़त्म कर दिया गया। ठीक है। चर्च की जो ज़मीन हुआ करती थी वो जब उनके हिस्से में थी तो उसको भी क्या उनसे छीन लिया गया। तो इस प्रकार से जो है सरकार के पास अब जो है लगभग जो है 20 अरब लिबरे की जो संपत्ति थी सरकार के हाथ में वो आ गई थी, जो पहले किसके कब्जे में थे, वो इन लोगों के हाथ में आ रही थी गई। उसके बाद हम बात करते हैं कि भी जो ये सिस्टम ड्राफ्टिंग कम्युनिटी का था तो ये किस प्रकार से लागू किया गया। तो हम देखते हैं फ्रेंच बिकम्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब क्या था कि वहाँ पर सीधी मोनार्की थी, लेकिन अब क्या उसको रोक लगा दी गई है और उसके ऊपर क्या एक संवैधानिक रूप से राजतंत्र चलेगा। राजतंत्र तो है लेकिन उसके ऊपर संविधान की क्या है थोड़ा सा अंकुश लगा दिया गया है कि उनको संविधान के अकॉर्डिंग ही उनको राज करना पड़ेगा अभी। तो the National Assembly completed the draft for the constitutions in the 1791. Its main objective was to limit the power of the monarch. These powers, instead of being concentrated in the hands of the one person, were now separated and assigned to the different institutions, the legislative, executive and judiciary. This made France a constitutional monarch. Explain how to new political system work. उसके बाद है कि भी जो नेशनल असेंबली थी उसको 1791 में उन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार कर दिया गया था, प्रारूप आप कह सकते हैं संविधान का। वो तैयार करने के बाद वो प्रस्तुत किया गया। इसके अनुसार क्या कि जो एक समस्या थी पहले कि भी जो पावर थी वो कुछ लोगों के हाथों में थी, अब वो ऐसा नहीं हुआ, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रहेगी कुछ लोगों के हाथ में। अब उसको क्या कर दिया गया, फैला दिया गया, सेपरेट कर दिया गया, अलग अलग से डिफरेंट से इंस्टीट्यूशन खोल दिए गए। जैसे कि हम बात करते हैं जो गवर्नमेंट के अंग होते हैं, जैसे लेजिस्लेटिव अलग होती है, एग्जीक्यूटिव अलग, जुडिशरी अपना अलग से कार्य करेगी। तो ये जो कार्य सारे के सारे पहले कुछ एक जैसे राजा हो गया वही करता था, लेकिन अब इसको क्या कर दिया गया, फैला दिया गया है। तो इस प्रकार से जो आपके नीचे की तरफ डायग्राम दिया गया है तो उसको ये समझाने का प्रयत्न किया गया अभी। ठीक है। जिस प्रकार से जो है 2 प्रकार के सिटीजन्स रखे गए थे इसके अंदर, जिसको एक्टिव सिटीजन्स कहा गया था, पैसिव बोला गया था। एक्टिव का मतलब जो वोट डाल रहे थे, उसमें से पैसिव उसका मतलब क्या, जो वोट सीधे वोट उसमें डाल ही नहीं रहे थे। अब इनमें से क्या कि भी जो है लगभग क्या मानेंगे आप, जो 40 लाख जो लोग थे, तो लगभग ये लोग थे जो आपके आगे यहाँ पर वोटिंग का कार्य कर रहे थे। ये इलेक्ट करते थे 50,000 व्यक्तियों को। उसके बाद सदस्य थे इसके नेशनल असेंबली के, और ये एक दूसरे से क्या थी, जैसे जुडिशरी आपकी अलग, एग्जीक्यूटिव अलग, लेजिस्लेचर हमारा अलग है। तो ये एक दूसरे से क्या है, अलग कर दिए गए थे पावर भाई। The Constitution of 1791 vested the power to make laws in the National Assembly, विच वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। 1791 में जो संविधान का प्रारूप बनाया गया है, इसका जो बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को ही सौंपा गया था, जैसे हमने बात की थी। तो और इसका क्या करना, नेशनल असेंबली क्या करती थी, वो अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी भी, ये जो सारी की सारी जनता नहीं चुनी थी। तो मतलब इनडायरेक्ट रूप से चुनी जाती। जैसे आप लोगों ने पीछे आपने पढ़ा होगा ज़रूर, एक तो आप शासकों को सीधे तौर पर वोट दे की जनता देती है, एक आप पहले किसी और को चुनते हैं और फिर वो जाकर आगे असेंबलीज़ के लिए चुनते हैं भी। जिस प्रकार से ये जो जनता है ये आपको दिखाई गई है यहाँ पर। पहले इनमें से ये व्यक्ति लिए गए, इनमें से फिर ये इनका चुनाव करेंगे और फिर ये आगे जाके ये असेंबलीज़ के अंदर उसका चुनाव करेंगे, यानी कि डायरेक्ट रूप से वो चुने नहीं जा रहे जनता के द्वारा। तो इसको इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के नाम से जाना जाता। तो इनडायरेक्ट हो गया भाई इसके अंदर। This is the citizens voted for a group of elected who is a turn those the assemblies not all citizens however had to right vote। उसके बाद क्या कि भी असेंबली के लिए निर्वाचक समूह का चुनाव होता था, सभी लोग इसके अंदर भाग नहीं ले सकते थे। Only men about 25 of age who paid taxes equal to the at least 3 days of labor wage were given to status of active citizens, that is that were entitled the vote। उसके बाद इसकी उम्र 25 वर्ष से अधिक है, जो कम से कम आप बात कर सकते हैं कि भी 3 दिन की मजदूरी के बराबर जो है कर देता सरकार को, तो उसी को वोट डालने का अधिकार था भाई। रिमेनिंग मैन एंड ऑल वीमेन वर क्लास एज ए पैसिव सिटीजन्स। To qualify as an elector and as a member of the assembly, a man had to belong to the highest bracket of the
टैक्स पेयर। उसके बाद है कि निर्वाचक की योग्यता, और यदि आप असेंबली का सदस्य बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है कि भी आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा टैक्स आपको देना पड़ेगा, भी सीधी सी बात है। ठीक है, जैसे कि ये बात है ना, इलेक्ट्रो की बात है, इलेक्टेटर की बात है, या फिर नेशनल असेंबली का यदि सदस्य बनना चाहते हैं तो आपको सरकार को जो ज़्यादा टैक्स देने वाला होना जरूरी होगा भाई। The constitution began with a declaration of rights of the man and citizens. Rights such as the right to life, freedom of speech, freedom of opinion, equality before law were established as a natural and inalienable rights. That is, that they belong to each human beings by the birth and could not be taken away. It was the duty of the state to protect each citizen's natural rights. उसके बाद यदि हम बात करें जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, जो इसकी जो शुरुआत है वो जो हम बात करते हैं तो एक डेक्लेरेशन ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है। ऊपर की तरफ ये दिखाया गया है जो संविधान के अंदर जो बनाया गया है प्रारूप, तो इसकी शुरुआत है डेक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड ह्यूमन सिटीजन्स के से शुरू होती है, जिसमें माना गया सभी को बराबर का अधिकार जीवन का है, या उनको उनकी आज़ादी का, उनको बोलने का है, उनका ओपिनियन किस प्रकार के, सभी को बराबर का अधिकार की बात करते हैं। ठीक है, इन सभी की जो है बात रखी गई थी। और ये क्या है, नेचुरल एंड इनएलिएबल राइट्स, यानी कि ये जो अधिकार हैं ये सारे के सारे क्या हैं, आपके नैसर्गिक हैं और अपर्यायनीय, यानी कि इनको कोई छीन नहीं सकता। आप ये समझ सकते हैं कि ये प्राकृतिक रूप से मिले हुए हैं और इनको कोई छीन नहीं सकता भी, और सभी को ये मिलेंगे, जन्म से ये राइट्स मिलेंगे। और जो स्टेट है यानी कि जो सरकार है उसकी जिम्मेदारी है कि इन सिटीजन्स की क्या है, वो इनको प्रोटेक्ट करके रखेंगे भाई। बस भाई आज के लिए काफ़ी है, हम फिर आगे देखेंगे। और ये कुछ सिंबल्स हैं, आप लोग पढ़ लेंगे, मैं आपको बताऊंगा नहीं, आप लोगों का काम है ये रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल्स हैं। ये जो है टूटी उकड़ी किसका है, ये जो है सर्प जैसी आकृति है ट्रायंगल और इसके बीच में आँख वगैरह है, ये लाल टोपी किसका प्रतीक है, ये एक हाँ ये क्वेश्चंस हैं, इनको भी आपने याद करना भी। आज आपके लिए ये काम भी ज़रूर है, इसको साथ में कर लेना भी।